Good morning, students. Once again, I am with you, and the topic that you are studying was resources and development. This topic you have studied in different heads. Once again, I would like to repeat them. Conservation of resources. Conservation of resources, I told you last time. Then land resources, land use pattern in India, land utilization, and the last that I gave you the idea about net zone area in different states. Now I would like to go with this new heads. That one is soil as a resource. Land degradation and conservation measures. What is land degradation and conservation measures? That you have to see. And now the topics are given in front of you. You can see them. What is land degradation and conservation measures? लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है कि ज़मीन किस तरह से खराब होती है, और उसे हम कंजर्वेशन का मतलब होता है हम उसे बचा किस तरह से सकते हैं। लैंड का खराब होना मतलब क्या होता है? तो डिग्रेडेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं उनसे लैंड में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है, खराब होती है लैंड। और इसके अलावा डैमेज जो लैंड को होता है, खास कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनसे भी होता है। वेस्टलैंड जो रहती हैं वो ज़्यादा डिग्रेड होती हैं। वेस्टलैंड मतलब जो पड़ी हुई ज़मीनें रहती हैं उनमें ज़्यादा नुकसान जाता है। इट इंक्लूड्स रॉकी, बैरन एंड डेजर्ट एरियाज। मीन्स ये जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं और खाली पड़ी हुई बंजर ज़मीनें होती हैं, डेजर्ट होते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं डिग्रेडेशन में। Currently, India has about 130 million hectares of wasteland. It comprises 28% of forest degraded area. कितना लैंड एरिया है इंडिया के पास? इसमें आपको बता रखा है कि 130 मिलियन हेक्टेयर्स, इतना वेस्ट लैंड अभी इंडिया के पास है। और उसमें 130 मिलियन, आपको तो ये बताया है 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो वेस्टलैंड के रूप में हमारे पास है इंडिया के पास में। इट कंप्राइजेस 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। इसमें 28%, 28% जो है फॉरेस्ट का एरिया आता है वो भी डिग्रेड हो रहा है। 56% इज वाटर इरोडेड एंड 10% इज विंड इरोडेड, and the rest 6% is affected by saline and alkaline deposits. Understand this, 56% of the land area is water eroded। मतलब पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी खराब होती है, सॉइल जो खराब होती है उसमें पानी की बड़ी भूमिका है। पानी उस मिट्टी को बहा कर ले जाता है और उसमें से खास जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो निकल जाती है और उसमें पत्थर कंकर वगैरह रह जाते हैं। इस तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। और ये इस तरह से जो डिग्रेडेशन होता है वो 56% होता है जो पानी के द्वारा होता है। इसको हम बोलते हैं वाटर इरोडेड सॉइल डिग्रेडेशन। 10% जो रहता है वो विंड के द्वारा होता है। ये कैसे? जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, डस्ट में सॉइल जो रहती है डस्ट में बदल जाती है और वो डस्ट उड़ती जाती है हवा के साथ, बहुत तेज़ हवाओं के साथ। स्पेशली जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता, डेजर्ट एरिया में आप देखिए कि वेजिटेशन नहीं होता, इसलिए जो सॉइल सैंडी टाइप की सॉइल जो होती है वो हवा के साथ लिफ्ट अप हो जाती है और फाइन पार्टिकल्स जो रहते हैं वो सॉइल के हवा के साथ चले जाते हैं। तो विंड की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सॉइल को इरोड करने में, डिग्रेड करने में। तो ये जो इरोशन होता है विंड के द्वारा, ये 10% इंडिया में है और 6% जो है वो सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स हैं। मतलब नमक के या
कोई बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के डिपॉजिट उन सॉइल के अंदर हैं और उसके कारण वो सॉइल डिग्रेड होती जाती है सलाइन अल्कलाइन डिपॉजिट के कारण। ये कई तरीके से हो सकते हैं। जब हम अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो अंडरग्राउंड वाटर के साथ जो सॉल्ट रहते हैं वो बाहर आते हैं, सॉइल के साथ मिल जाते हैं और वो भी सॉइल को या तो अल्कलाइन कर देते हैं या सलाइन भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या हैं और कितना एरिया डिग्रेडेशन में आया हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपांशन ऑफ माइनिंग क्वायरिंग ऑपरेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना, ओवरग्रेजिंग, चराई जो होती है पशुओं के द्वारा बहुत ज़्यादा चर लिया जाता है, वो भी नुकसानदायी होता है सॉइल के लिए। एक्सपांशन ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑपरेशन, खदानों के और उनके जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब उनको खदानों को खोदने के लिए जब मिट्टी और पेड़ वेड़ काटे जाते हैं, वो भी इसके अंदर बड़ी बड़ी खदानों में मिट्टी को डिग्रेड करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बिसाइड्स नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर cause erosion of the topsoil leading to the land degradation. Mining and quarrying causes deep scars on the land. ये आपको बताया कि वाटर, विंड ये तो खास इरोजिंग एजेंट हैं ही। इनके अलावा माइनिंग वगैरह जो होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनके द्वारा भी लैंड में बड़े बड़े डीप स्कैर्स, मतलब बड़े बड़े गड्ढे, खाइयाँ बन जाती हैं और वो भी लैंड को ख़राब करती हैं। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर इकोनॉमिक इंडस्ट्री जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। एक ख़ास बात रहती है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री हैं और क्रशर्स होते हैं, जो बेसाल्ट वगैरह के क्रशर्स रहते हैं, वो भी इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट निकलती है और ये जो डस्ट उड़ कर के दूसरी खेतों पर या सॉइल पर जाकर बैठती है, उन खेतों को और उन खेतों की मिट्टी को भी ये ख़राब करती है। इस तरह से ये भी सॉइल को डिग्रेड करने में ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर एक फैक्टर आता है। मिनरल प्रोसेसिंग, मतलब जो खदानों से मिनरल निकलता है उसकी प्रोसेसिंग करने में जो तरीका अपनाया जाता है, उससे डस्ट जो निकलती है वो हमारे इस सॉइल के लिए नुकसानदायी होती है। इंडस्ट्री एंड कैल्साइट, सोपस्टोन, ये सब मैंने आपको बताया कि सारी इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज अमाउंट में डस्ट को पैदा करती हैं और सॉइल को डिग्रेड करती हैं। इन्फिल्ट्रेशन इनटू सॉइल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट हैव कॉज्ड लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी एरियाज। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं, मतलब उनसे जो गंदा पानी निकलता है और उसके अंदर केमिकल रहते हैं, वो लैंड को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो प्रॉब्लम्स थी कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अभी आपको मैंने बताया माइनिंग एंड क्वायरिंग वाला बताया। वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरिगेशन कॉज इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं या वाटर लॉगिंग होती है, मतलब पानी उसके अंदर पड़ा रहता है बहुत लंबे समय के लिए, जैसे धान की खेती के लिए होता है, ऐसे में राइस की कल्टीवेशन में, ऐसे में जो खेत रहता है उसकी मिट्टी सलाइन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा उस पानी के साथ साथ सूख करके बढ़ जाती है। थोड़ा सा आपको मैं इसमें बता दूं कि इस तरह की जो वाटर लॉगिंग वाली जो कंडीशंस हैं, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनमें ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि माइनिंग एंड क्वायरिंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं, इनमें माइनिंग ज़्यादा होती है क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब माइनिंग होती है तो लैंड को बिल्कुल खोद दिया जाता है और इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक और पॉइंट था ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीन्स where the cattle population is more. In that areas, what is happening that the cattle are grazing near the river bank, and if they are grazing on a large amount,
then there is no foundation between the soil and trees or grass, because loses its roots because of overgrazing. घास वगैरह ज़्यादा खा लेने के कारण जानवर जब ज़्यादा चर लेते हैं तो नदियों के किनारे जो एरिया रहता है वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाता है और पानी की धार से वो ज़्यादा कट जाता है। इस तरह से वाटर के उसमें इरोजन होता है। और ये प्रॉब्लम्स जो पाई जाती हैं ओवरग्रेजिंग वाली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में ये स्थितियाँ ओवरग्रेजिंग वाली ज़्यादा होती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग द रिटार्डेशन ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू सॉइल। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उससे जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी को साफ करने की प्रोसेस नहीं की जाती है, मतलब वही एफ्लुएंट वाली जो बात है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाली बात है, ये ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ जो टाउन्स हैं बड़े बड़े, उनमें जो फीड फैक्ट्री से निकलता है पॉल्यूटेड वाटर, उससे लैंड को खराबी होती है। डिग्रेडेशन जो सॉइल का होता है, लैंड डिग्रेडेशन, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? द मैथड्स गिवन बिलो कैन बी एम्प्लॉयड। हम क्या क्या कर सकते हैं लैंड के डिग्रेडेशन को बचाने के लिए? एफॉरेस्टेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। हम पेड़ और लगाएं, जंगल और लगाएं ताकि वो मिट्टी को बांध कर रख सकें। और मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, मतलब ओवर ग्रेजिंग ना हो पाए, जानवरों को उस तरफ ज़्यादा ना जाने दिया जाए जहां पानी से कटने वाली संभावना हो सकती है। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है, डिस्पोज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इफ्लुएंट्स वगैरह रहते हैं, उनको डिस्चार्ज आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर कंट्रोल लगना चाहिए, नहीं तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं और सॉइल भी उसी कारण से ख़राब होती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स एंड ट्रीज इन एरिड एरियाज़। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स का मतलब होता है पेड़ हम ज़्यादा लगाएं ऐसे एरिया में जहाँ पर एरिड एरियाज़ मतलब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, और डेजर्ट जैसे एरिया है जहाँ पर एयर के द्वारा सॉइल लिफ्टिंग होती है और उसका सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ऐसे में अगर हम प्लांटिंग करते हैं इन एरियाज़ में तो सॉइल पकड़ में आ जाती है प्लांट्स की, और इस तरह की रचना जो बनती है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं डेजर्ट एरिया में जहाँ प्लांट वगैरह लगा करके सॉइल इरोशन को रोका जाता है एयर के कारण, उनको बोलते हैं शेल्टर बेड्स। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि ज़्यादा जानवरों की चराई ना हो और वो उससे बचाया जा सके मिट्टी को। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स by growing thorny bushes. Just I told you that in the areas of Rajasthan, desert areas, the sand dunes are big dunes of sand, and these are shifted by air. Air is lifting this sand and this is causing the land bare, मतलब ज़मीन खाली हो जाती है और वहाँ से रेत गायब हो जाती है। इस तरीके से ये भी नुकसानदायी होता है। मैनेजिंग उन सैंड ड्यून्स को ट्रांसफ़र होने से रोका जा सकता है विंड के द्वारा। ऐसे में हम अगर थॉर्नी बुशेस उन ड्यून्स पर लगा देते हैं या प्लांटेशन उनका थॉर्नी बुशेस का कर देते हैं तो सैंड ड्यून्स शिफ्ट होना बंद हो सकते हैं। मैनेजिंग वेस्टलैंड, साथ ही साथ जो पड़ी हुई ज़मीन है, खाली ज़मीन है पड़ी हैं, वेस्टलैंड हैं, उनका भी मैनेजमेंट हम किसी तरीके से करें ताकि वो भी डिग्रेडेशन का शिकार ना हो। Thus you have studied land degradation and conservation measures. Now we have to see soil as a resource. You know, soil is very important resource. How it is important for agriculture? You know that
few centimeter or sometimes few meters or few feet depth of soil profile is covered by good type of soil which is useful in agriculture. So we know that in agriculture soil has quite importance. Without soil agriculture is not possible, and our economy of our country is mainly depending on this fields, means soil. Important factors in the soil formation are relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and forms of life. How the soil forms? Soil forms by the degradation of rocks, bedrocks and climatic vegetation. That all these things are helping in the formation of soil. पैरेंट रॉक और बेड रॉक मतलब जो भी रॉक्स होती हैं जो ओपन एक्सपोज हैं हीट और विंड और रेन में, वो स्लोली इरोड होकर के डस्ट में चेंज होती जाती हैं और सॉइल का फॉर्मेशन उससे भी होता है. Thus I talked about how the soil is formed and how the soil is used. And soil is used as a resource for minerals, for road construction, basaltic and some other type of high quality stones are used for building dams, for construction material. Beside these and cement industries, the limestone is taken out from quarries, and that is also a raw material for cement industry. So by that way we are saying that the soil is an important resource. Without that the development of country is not possible. Now if soil is important, then classification of soil, we have to see how the soil is classified in different categories. Alluvial soil, first one. Alluvial soil, this is the soil widespread in India which has been deposited by three important Himalayan river system, Indus, Ganges and Brahmaputra, covering about 45.6% of area. अलुवियल सॉइल जो रहती है नदियों के अंदर पाई जाती है. नदियों के द्वारा जो फाइन पार्टिकल्स बहाकर लाए जाते हैं वो कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं और वो डिपॉजिट हुई लैंड को हम कहते हैं अलुवियल सॉइल. आपने देखा हिमालयन रेंज के अंदर बहुत बड़ी बड़े रिवर सिस्टम हैं, इंडस रिवर सिस्टम है, गंगेज हैं और ब्रह्मपुत्र हैं. इनके द्वारा जो भी बनाया गया है एक मैदान जिसको आप इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, ये पूरा प्लेन जो है अलुवियल सॉइल से बना हुआ है क्योंकि इन रिवर्स से लाई गई मिट्टी के द्वारा ये निर्मित हुआ है. ये पूरे अलुवियल सॉइल का इंडिया में जो अलुवियल सॉइल पाई जाती है उसका 45.6% इन तीन रिवर सिस्टम से बनता है, इंडस, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र. The speciality of this soil is having high fertility power. The areas which having this type of soil are extensively cultivated and densely populated. ये जो मिट्टी है ये बड़ी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है और इसीलिए सदियों से नदियों के किनारे ये जो सॉइल पाई जाती है उसी में एग्रीकल्चर होता है और ये यहाँ पर इसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी होती है. What are the main features of this soil? This soil is mostly found in river valleys of northern plains. ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ये पाई जाती है. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रिप्स इन गुजरात एंड राजस्थान, इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन डेल्टास ऑफ पेनिनसुलर रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये चार नदियां जो बाद में बताई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके अंदर जो डेल्टास पाई जाती है वहाँ पर साउथ में ये पाई जाती है. इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट्स जितने भी हैं उनके अंदर ये प्लेन्स जो स्टेट के अंदर हैं, रिवर प्लेन्स जो बनाए हुए हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब के अंदर यही टाइप की सॉइल पाई जाती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले.
क्ले फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, सैंड आप जानते हैं, सिल्ट थोड़ा थोड़ा सा बड़ा मोटा पार्टिकल होता है, इनसे मिलकर ये सॉइल बनी होती है। और ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम ये ज़्यादा मात्रा में रहता है। और अगर ये ज़्यादा रहते हैं तो इसी के कारण फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, व्हीट, शुगर केन एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। मैंने अभी जिनके नाम लिए पैडी और व्हीट, राइस, ये सारा, पैडी का मतलब भी धान वही होता है। तो आपने देखा कि ये सब खास होते हैं और इनके द्वारा इन जगहों पर ये फसलें, शुगर केन और इनकी फसलें ज़्यादा ली जा सकती हैं। These soils are most common in Piedmont Plains that are the foothills such as Dwars, Chaos and Tarai. आपने देखा कि माउंटेन की जो हिल्स होती हैं वहाँ पर तेज बहाव से पानी आता है और नीचे जो हिल्स के फुट हिल्स होते हैं उनमें ये चीज़ जमा हो जाती है। तो डुआर्स, चाउस और तराई ये जगह हैं जो जहाँ पर फुट हिल्स के उसमें ये मिट्टी पाई जाती है, अलुवियल सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ एज इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बंजर एंड खद्दर। बंजर का मतलब है कि जब अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसे कहते हैं बंजर, और खद्दर होता है ये नई जो सॉइल आकर के जमा होती है उसको बोलते हैं खद्दर। अलुवियल सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड नीड फर्टिलाइजर्स एंड गुड इरिगेशन। जहाँ सूखे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये सॉइल ज़्यादा अल्कलाइन होती है और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इसमें चाहिए रहता है और ज़्यादा उसमें खेती के लिए आपका पानी का भी ज़रूरत इसके अंदर होती है। मैं आपको एक सॉइल के बारे में और बता दूं, ब्लैक सॉइल। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और रीगर सॉइल। इट कवर 16% ऑफ इंडिया, 16%, 16% इंडिया के उसमें ये पाई जाती है, ब्लैक कलर में होती है, इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरियाज, सम फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर गिवन बिलो। आई एम going to tell you about it. It is found in Deccan Trap basalt region and is made up of lava flows. दक्षिण भारत के अंदर जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर डिक्कन ट्रैप में ये काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है या रीगर सॉइल भी कहा जाता है। इट कवर्स प्लेटू एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो लाइज अलोंग वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये मिट्टी महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मालवा प्लेटू है ना, तो ये सौराष्ट्र में और इस जगहों पर ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में और गोदावरी और कृष्णा के जो वैलीज़ हैं, रिवर की वैलीज़ हैं, उसमें भी ये सॉइल पाई जाती है। इट इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, क्लेई मटेरियल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइन पार्टिकल हैं और क्लेई मटेरियल ज़्यादा होता है जो कॉटन की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। It is rich in nutrients like calcium carbonate, magnesium carbonate, potassium and lime, potash and lime, but poor in phosphoric concept। इस काली मिट्टी में ये तो चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटाश और लाइम, लेकिन फास्फोरिक एसिड नहीं होता, पर फिर भी ये चीज़ें इनमें होने से इसकी फर्टिलिटी भी ठीक रहती है। इट डेवलप्स ए डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट समर which helps in aeration of soil. It becomes sticky due to high moisture retention when it becomes difficult to tilt it। ये जो मिट्टी रहती है इसकी खासियत ये है कि बरसात गर्मी के दिनों में इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसका एरिएशन हो जाता है और एरिएशन होने के कारण ये एग्रीकल्चर के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। और ये जब मॉइस्चर इसको मिलता है तो इसके अंदर स्टिकी प्रॉपर्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपकने वाली होती है और ये इस तरह से इसका नेचर होता है। ब्लैक कलर इसके अंदर एक्सेस ऑफ ह्यूमस के कारण होता है। सो यू कम टू नो अबाउट टू टाइप्स ऑफ सॉइल। रिमेनिंग सॉइल्स आर रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। These soils are still remaining. Next time the length of the video is increasing, that's why I want that
These remaining classification of soil, I will do it in the next session. Till now, thank you.